दोस्तों, शायद आपने भी ये खबर सुनी ही हो कि भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अब ग्रेटर नोएडा से कुछ ही दूर जेवर नाम के शहर में बनने जा रहा है। बहुत से लोगों के लिए खबर थोड़ी अटपटी थी, क्योंकि सिर्फ 100 किलोमीटर से कम की दूरी पर ही भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट IGI ऑलरेडी मौजूद है। तो ऐसे में यहीं पर एक और बड़ा एयरपोर्ट बनाकर सरकार क्या हासिल करना चाहती है? क्या दिल्ली NCR के एरिया को इस एयरपोर्ट की ज्यादा जरूरत थी या फिर देश के दूसरे इलाकों को? ऐसे ही कई सवालों का जवाब हम तलाशेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। आइए देखिए, सबसे पहले हम अगर इस समय देश के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स की बात करें तो उसमें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नंबर सबसे पहले आएगा, जो हर साल 6 से 7 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करने की क्षमता रखता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से बनाए जा रहे इस नए एयरपोर्ट को IGI से दोगुना ट्रैफिक हैंडल करने के लिए बनाया जा रहा है। 1 लाख करोड़ की कीमत से बनने वाले इस एयरपोर्ट के जब सभी फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो ये करीब 10 से 12 करोड़ पैसेंजर्स को हर साल सर्व कर पाएगा। 7200 एकड़ में फैले इस एयरपोर्ट में से 4 से 5 टर्मिनल्स बनाने का प्लान बनाया गया है। अब बात करते हैं कि क्या दिल्ली NCR के एरिया के लिए ये एयरपोर्ट जरूरी है। देखिए, अगर हम IGI एयरपोर्ट की बात करें तो ये दुनिया के 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। साथ ही इसमें अभी एक चौथे रनवे को भी ओपन किया गया है, जिसके बाद अब ये एयरपोर्ट हर दिन करीब 2000 फ्लाइट्स को हैंडल कर सकता है। इसके अलावा दिल्ली NCR के अंदर सफदरजंग एयरपोर्ट और हिंडन एयरपोर्ट पर भी पहले से ही मौजूद है। तो आखिर इस एक्सपेंशन की क्या वजह है, इसे डिटेल में समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। 1918 वो साल था जब दिल्ली को अपना पहला एयरपोर्ट मिला। इस एयरपोर्ट को वेलिंगटन एयरफील्ड के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर उस समय ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के प्लेन्स आते थे, जहाँ पर पायलट्स अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट किया करते थे। 1927 से यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट्स का आना शुरू हो गया था। 1928 में यहाँ पर दिल्ली फ्लाइंग क्लब भी खोला गया, जहाँ पर अमीर फ्लाइट एंथुसियास्ट पर्सनल फ्लाइट्स के लिए आते थे। अब यहीं पर एक प्लेन उड़ाते हुए 1980 में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की भी मौत हो गई थी। लेकिन लंबे समय तक वेलिंगटन एयरपोर्ट को मिलिट्री द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता था। आजादी के बाद इस एयरपोर्ट का नाम बदलकर सफदरजंग एयरपोर्ट कर दिया गया था और आज भी इसका यही नाम है। ये तब दिल्ली का मेन एयरपोर्ट हुआ करता था और आजादी के बाद जहां पैसेंजर फ्लाइट्स भी उड़ने लगी थी। जी हाँ, जैसे जैसे प्लेन्स की टेक्नोलॉजी इवॉल्व करने लगी तो जेट इंजन्स ज्यादा पावरफुल हो गए। इसके साथ साथ अब एयरक्राफ्ट का साइज भी बढ़ने लगा। अब इन नए एयरप्लेन्स को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत थी। यही वजह थी कि 1962 में सफदरजंग एयरपोर्ट की ज्यादातर कमर्शियल फ्लाइट्स को पालम एयरपोर्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, जिसे आज हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। पालम एयरपोर्ट को 1932 में बनाया गया था और ये एक एयरफोर्स बेस हुआ करता था। तब इसमें 2 क्रॉस रनवेज हुआ करते थे, जिसमें से एक को टैक्सी वे बना दिया गया और दूसरे रनवे को एक्सपैंड करके कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए अनुरूप कर दिया गया। 1979 से 80 के करीब 30 लाख डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर साल भर में इस एयरपोर्ट को यूज कर रहे थे। इस समय एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही टर्मिनल था। जल्द ही पैसेंजर डिमांड को देखते हुए 1986 में टर्मिनल 2 को बना दिया गया। टर्मिनल 2 पिछले टर्मिनल से साइज में 4 गुना बढ़ा था। इसे बनाने की एक बड़ी वजह उस समय की एशियन गेम्स थी, जिन्हें उस साल भारत होस्ट कर रहा था। अब T2 के बनने के बाद सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को इसी टर्मिनल पर शिफ्ट कर दिया गया। 1986 में ही इस एयरपोर्ट का नाम बदलकर IGI एयरपोर्ट कर दिया गया था। धीरे धीरे IGI एयर इंडिया समेत कई मेजर इंटरनेशनल एयरलाइंस के हब के रूप में डेवलप होना शुरू हो गया। 90 के दशक में जब भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का दौर आया, तब एयर ट्रैवल को एक और बड़ा बूस्ट मिला। न सिर्फ अब दुनिया भर से लोग भारत की तरफ आ रहे थे, बल्कि नई वेल्थ के साथ मिडिल क्लास इंडियंस ने भी एयरप्लेन से ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। लोगों के बिहेवियर के साथ साथ अब टेक्नोलॉजी भी बदल रही थी। मार्केट में अब एयरबस A330 और बोइंग 747 जैसे प्लेन्स आ गए थे, जो साइज में बहुत बड़े थे और ज्यादा पैसेंजर्स को लेकर फ्लाई कर सकते थे। यही वजह थी कि इन एयरप्लेन्स को 3.5 से 4 किलोमीटर लंबा रनवे भी चाहिए होता था।
टर्मिनल्स में भी सुपर वाइड गेट्स की जरूरत थी ताकि इन बड़े एयरक्राफ्ट्स को अकोमोडेट किया जा सके। अगर हम 2006 और 2007 के पैसेंजर नंबर्स को भी देखें तो 1980 में ये नंबर 30 लाख था, लेकिन 2006 आते ये नंबर तकरीबन 1.65 करोड़ हो गया था। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि 2006 में IGI के T1 और T2 टर्मिनल्स की टोटल कैपेसिटी 1.25 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करने की थी, जिसका मतलब है कि ये अपनी कैपेसिटी से 30% ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा था। इसके बाद जब अगले साल 3.8 किलोमीटर लंबा एक नया रनवे यहाँ पर खुल गया तो पैसेंजर्स का यहाँ पर आना और भी ज्यादा हो गया। अब इस नई समस्या को सुलझाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जल्द ही कुछ करना था। यहाँ पर हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स के कारण भी एयरपोर्ट अथॉरिटी पर प्रेशर था। जल्द से जल्द इस समस्या से निपटने के लिए प्राइवेट कंपनीज का सहारा लिया जाने लगा ताकि जल्द से जल्द नए टर्मिनल्स और रनवे बनाए जा सके। इस प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ों का खर्च आने वाला था, इसलिए एयरपोर्ट के राइट्स को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि DIAL को बेच दिए गए। DIAL के अंदर 4 मुख्य स्टेक होल्डर्स थे, जिसमें GMR ग्रुप, फ्रापोर्ट, मलेशिया एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद भी शामिल थे। अब मलेशिया एयरपोर्ट ने बाद में भी अपना स्टेक 505 करोड़ में GMR ग्रुप को ही बेच दिया था, जिस वजह से उनके पास एयरपोर्ट का 64% स्टेक आ गया था। इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फेहरा ये हुआ कि तेजी से ही एयरपोर्ट की सूरत बदलने लगी और कम समय में ही तीसरा रनवे और टर्मिनल 3 दोनों खोल दिए गए। इस टर्मिनल को सिर्फ 37 महीने के रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया गया था, जिसके बाद एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़कर 3.4 करोड़ पैसेंजर्स की हो गई थी। इस टर्मिनल और रनवे को बनाने में उस समय तकरीबन 14,000 करोड़ का खर्च आया था और इस तरह T1 और T2 की सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अब T3 पर शिफ्ट कर दिया गया था। जी हाँ, आज 2024 में एयर ट्रैवल की डिमांड पहले से भी तेजी से बढ़ रही है, जिस वजह से IGI एयरपोर्ट ने चौथा रनवे भी ओपन कर दिया है और मुमकिन है कि जल्द ही चौथे टर्मिनल पर भी काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद एयरपोर्ट की टोटल कैपेसिटी हर साल 14 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करने की हो जाएगी। इस समय भारत के अलावा दुनिया में सिर्फ चीन के बीजिंग और US के अल्टांटा में ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो 10 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि IGI की अपनी कई लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले तो ये दुनिया का 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। इसके साथ ही ये दुनिया के बिजिएस्ट कार्गो एयरपोर्ट में से भी एक है। जी हाँ, और 2022 में करीब 9 लाख टन कार्गो इस एयरपोर्ट से गुजरा था। इसके साथ साथ इसके सभी टर्मिनल्स क्योंकि अलग अलग समय पर डेवलप किए गए थे और एक ग्रैंड प्लान पहले से ही मौजूद नहीं था, इसलिए सभी टर्मिनल्स के बीच की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी नहीं है। IGI एयरपोर्ट एक मेजर इंटरनेशनल हब है जहां से 51 देशों के लिए फ्लाइट्स निकलती है। इसी वजह से पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे पड़ोसी राज्यों के पैसेंजर्स को इनको भी अपनी फ्लाइट्स के लिए दिल्ली ही आना पड़ता है। भारत का एयर पैसेंजर ट्रैफिक हर साल 7% के रेट से बढ़ रहा है, जिस हिसाब से अगले 20 साल में हमारा ट्रैफिक डबल हो जाएगा। दिल्ली में IGI के अलावा बाकी 2 एयरपोर्ट्स की बात करें तो हिंडन एयरपोर्ट पर अब कोई कमर्शियल फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं करती हैं और यहाँ सिर्फ एक ही रनवे है और सफदरजंग एयरपोर्ट को भी अब VVIPs के लिए रिजर्व कर दिया गया है। यहाँ से अब सिर्फ हेलीकॉप्टर्स उड़ा करते हैं। यही कुछ वजहें हैं जिनके कारण एक नए एयरपोर्ट को बनाने की बात कई समय से चल रही थी, इसलिए ग्रेटर नोएडा को पहले इस काम के लिए चुना गया था और यहाँ पर लैंड भी आइडेंटिफाई कर ली गई थी। लेकिन इस नए एयरपोर्ट को फ्यूचर में 6 रनवे तक एक्सपैंड करने का प्लान था, जिसके लिए अगर वो यहाँ पर लैंड एक्वायर करते तो वो काफी महंगी पड़ती। इसी वजह से जेवर को चुना गया कि वेस्टर्न यूपी के बाकी इलाकों के लिए भी काफी एक्सेसिबल है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर जैसे इलाके यहाँ से बहुत दूर नहीं है। जेवर में एयरपोर्ट बनाने की बात वैसे सबसे पहले 2001 में हुई थी, जब यूपी सरकार ने ताज इंटरनेशनल एविएशन सेंटर के नाम से यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाने का प्रपोजल आगे रखा था। 2007 से 8 में GMR ग्रुप ने इस प्लान का विरोध किया क्योंकि ये एयरपोर्ट IGI से सिर्फ 87 किलोमीटर की दूरी पर था, जिससे कि ट्रैफिक अगर वहां पर डाइवर्ट होता तो दिल्ली एयरपोर्ट का प्रॉफिट कम हो सकता था। 2012 में यूपी सरकार ने अपने प्लान्स में कुछ चेंजेस किए और फिर एयरपोर्ट को फिरोजाबाद जिले के एतमादपुर में शिफ्ट करने का सोचा था और 2014 में इसके लिए जमीन भी अलोकेट करनी शुरू कर दी थी।
लेकिन केंद्र सरकार ने 2016 में इसे वापस जेवर में शिफ्ट करने के लिए कहा। फिर अगले साल यानी 2017 में यूपी गवर्नमेंट को जल्द से जल्द अपनी प्लानिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने की बात कही, क्योंकि हिसार एयरपोर्ट भी केंद्र सरकार से अपने एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने की परमिशन चाह रहा था। हिसार एयरपोर्ट का भी प्लान दिल्ली एनसीआर रीजन के पैसेंजर्स को सर्व करने का था, जिससे कि दोनों एयरपोर्ट्स कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते थे। इसके बाद जेवर के एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन शुरू हो गई और फिर फ्लुगहाफेन ज्यूरिच नाम की एक कंपनी ने एयरपोर्ट को बनाने और ऑपरेट करने का टेंडर अगले 40 सालों के लिए जीत लिया। इस एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए एक नई कंपनी बनाई गई, जिसे यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया गया। अब वैसे तो आईजीआई एयरपोर्ट का स्टेक होल्डर होने के नाते जीएमआर ग्रुप के पास ये राइट था कि भाई वो नोएडा एयरपोर्ट के टेंडर पर भी अपना दावा ठोक सकते थे, लेकिन फ्लुगहाफेन ने उन्हें बीट कर दिया। एयरपोर्ट्स के टेंडर्स में बोली इस बात पर लगाई जाती है कि कौन सी कंपनी सरकार को पर पैसेंजर ज्यादा पैसा दे सकती है। जिसकी बिड सबसे ज्यादा होती है उसे टेंडर मिल जाता है। क्योंकि जीएमआर के पास आईजीआई एयरपोर्ट था, इसलिए हाईएस्ट बिडर से अगर उनका अमाउंट 10% से भी कम होता तो भी उन्हें एयरपोर्ट मिल जाता। लेकिन फ्लुगहाफेन ने करीब 400 रुपए पर पैसेंजर की बिड डालकर ये टेंडर अपने नाम कर लिया। फ्लुगहाफेन ज्यूरिच की बात की जाए तो ये लोग इस वक्त दुनिया में कई एयरपोर्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं। उनके 8 एयरपोर्ट साउथ अमेरिका में हैं, जिसके बाद वो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपैंड करने लगे। भारत के अलावा इनके पास इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी एयरपोर्ट्स हैं। अब नोएडा एयरपोर्ट की ही बात की जाए तो इस एयरपोर्ट का जो ऑफिशियल प्लान है उसके मुताबिक एयरपोर्ट को 4 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा। फेज 1 की 2 स्टेजेस हैं, जिसमें पहले टर्मिनल का आधा हिस्सा ओपन किया जाएगा, जो करीब 1.2 करोड़ पैसेंजर्स को हर साल सर्व कर सकता है। इसके बाद टर्मिनल का बाकी आधा हिस्सा जो अगले साल बनकर कंप्लीट हो जाएगा और उसकी टोटल टर्मिनल कैपेसिटी 3 करोड़ तक पहुंच जाएगी। टर्मिनल 1 को 22 एकड़ में फैली जमीन पर बनाया जा रहा है, जिसमें एक ईस्ट वेस्ट अलाइंड रनवे होगा। फेज 1 की कंस्ट्रक्शन वर्क ऑलरेडी चालू है और इसके बाद फेज 2 की शुरुआत होगी। फेज 2 में भी 2 स्टेजेस हैं और इसमें भी एक टर्मिनल और एक रनवे बनाया जाएगा। पहले 2 फेजेस में सरकार करीब 30,000 करोड़ खर्च कर रही है और दोनों फेजेस के कंप्लीट होने के बाद ये एयरपोर्ट हर साल 7 करोड़ पैसेंजर्स को सर्व कर पाएगा। फेज 3 और 4 में कम से कम 4 नए रनवेज और 2 से नए टर्मिनल्स यहाँ और भी ऐड हो जाएंगे और फेज 4 करीब 2030 तक कंप्लीट हो पाएगा। फिलहाल अभी के लिए जो प्लानिंग है उसमें डिटेल्ड प्लानिंग सिर्फ पहले 2 फेजेस के लिए ही की गई है और फेज 3 और 4 अभी सिर्फ आइडिया के लेवल पर ही है। अगर ये चारों फेजेस कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों, तो फिर नोएडा का ये एयरपोर्ट दुबई और सिंगापुर जैसे हब्स को बीट करते हुए एशिया में सबसे बड़ा और दुनिया में तीसरे नंबर का एयरपोर्ट बन जाएगा। लेकिन ये भी मुमकिन है कि भाई जब तक ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो तब तक कुछ नए और एयरपोर्ट्स भी दुनिया के बाकी हिस्सों में सामने आ जाएं। अगर हम 6 रनवे के प्लान की बात करें तो इस समय अमेरिका के ही शिकागो और डलास एयरपोर्ट्स में 7 और 8 रनवे हैं। वहीं एम्स्टर्डम, डेनवर, डेट्रॉयट और बॉस्टन एयरपोर्ट्स में भी 6 रनवे मौजूद हैं। अगर हम नोएडा एयरपोर्ट के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें भी हमें कई नए चेंजेस देखने को मिलने वाले। सबसे पहले तो ये एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड रहेगा ताकि बाय रोड यहाँ पर आसानी से पहुंचा जा सके। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में जो मेट्रो है उसकी एक्वा लाइन को भी एक्सटेंड किया जाएगा। इस समय एक्वा लाइन का आखिरी स्टेशन नॉलेज पार्क 2 है, जिसे एक्सटेंड करके इस एयरपोर्ट तक लाया जाएगा। अब जहां एक तरफ हमने ये देखा कि भाई किस तरह ये एयरपोर्ट कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, वहीं हमारे लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि इससे क्या नई परेशानी खड़ी हो सकती है। अगर एक ही शहर में मल्टीपल एयरपोर्ट्स हों तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए फ्लाइट्स को हैंडल करना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें अच्छी मैनेजमेंट और प्रोफेशनलिज्म की जरूरत होगी, वरना कंफ्यूजन में कई तरह के हादसे भी हो सकते हैं। मल्टीपल एयरपोर्ट्स के साथ दूसरी प्रॉब्लम पब्लिक को होती है, जो कभी कभी गलत एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई दुनिया के बाकी शहरों में मल्टीपल एयरपोर्ट्स नहीं है। लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहर इसके शानदार उदाहरणों में से एक हैं। लंदन में इस समय करीब 6 एयरपोर्ट्स हैं जो हर साल 18 करोड़ पैसेंजर्स को सर्व करते हैं, लेकिन उन्होंने इन सभी एयरपोर्ट्स को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से अरेंज किया हुआ है। इनमें से एक हैथ्रो एयरपोर्ट है जो कि एक इंटरनेशनल फ्लाइट का हब है। फिर कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स को केटर करते हैं और ऐसे भी एयरपोर्ट्स हैं जहां पर सिर्फ सबसे सस्ती एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं।
इस तरह से उनके सभी एयरपोर्ट्स आपस में कॉम्पीट करने के बजाय एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब अगर IGI में भी टर्मिनल 4 बनाने का प्लान है और नोएडा में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि दोनों ही एयरपोर्ट्स किस तरह से मैनेज किए जाएंगे। मुमकिन है कि दोनों में से एक एयरपोर्ट को डोमेस्टिक फ्लाइट्स या फिर सिर्फ कार्गो फ्लाई करने के लिए रिजर्व कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद IGI का क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।